नमस्कार दर्शकों, मैं आकाश कुमार वर्मा आपको लेकर आया हूं आज माधवबाग आयुर्वेदिक क्लिनिक दुर्ग बोरसी में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शेखर ताम्रकर जी, जो हमें माधवबाग के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और यहाँ पे कौन कौन सी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आज हमारे साथ शेखर जी जुड़े हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ सर। जी, सबसे पहले आपका थैंक यू करना चाहूँगा, आपके व्यूवर्स को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। हमारे माधवबाग में सभी पेशेंट्स के लिए हम कंप्लीट आयुर्वेदा थेरेपी से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा माधवबाग है, मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, हमारे माधवबाग जो है स्पेशलाइज्ड है फॉर द कार्डियक पेशेंट। कार्डियक पेशेंट कहने का मतलब होता है जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम बना हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स का हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जिन्हें एंजियोप्लास्टी या बाईपास का सजेशन मिला हुआ है या जिनकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है, जो बीपी की दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का हम बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट माधवबाग में प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या जो टाइप 2 डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको हम डायबिटिक रिवर्सल का प्रोग्राम भी बताते हैं और डायबिटिक रिवर्सल की प्रोग्राम के सहायता से उनकी सारी दवाई बंद करने में उनकी मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे डायबिटिक केयर प्लान से। इसके साथ ही साथ मोटापा जिनको है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनको बहुत लंबे समय से जोड़ों में दर्द है या कोई अपना डिटॉक्स कराना चाहता है, तो इन सब के ट्रीटमेंट हम अपने माधवबाग में प्रोवाइड करते हैं। तो सर, आपने केयर प्लान के शब्द के बारे में कहा, तो ये केयर प्लान क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हमसे पेशेंट का कंसल्टेशन होता है। हम पेशेंट का कंसल्टेशन करते हैं, तो नीडफुल जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कुछ जांचें होती हैं, वो हम जांचें कराने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। अब जांच में जो भी फाइंडिंग मिलता है, अकॉर्डिंगली हम पेशेंट का केयर प्लान डिसाइड करते हैं। केयर प्लान में हमारे पंचकर्मा थेरेपीज़ होते हैं, डाइट बॉक्स होता है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है जी। और हमारा कंटिन्यूएशन जो है मॉनिटरिंग होता है पेशेंट के ऊपर। ये केयर प्लान हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो सर, माधवबाग तो वैसे सभी चीज़ों का सुविधा प्रदान करता है, तो मैं आपसे आज हार्ट डिसीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित करूंगा कि हृदय रोग होता क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और इसके लिए आप माधवबाग में क्या थेरेपी होती है, तो मैं आपसे जानना जी चाहूँगा। हाँ, वैसे तो हार्ट डिसीज में बहुत सी बीमारी आते हैं, लेकिन जो सामान्यतः देखने को मिलते हैं उन बीमारियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे इस्चेमिक हार्ट डिसीज भी बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जी, ये जो कुछ मुख्य बीमारियां हैं जो सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये CAD, IHD और ये CHF क्या है और हार्ट अटैक क्या चीज़ है? क्या ये एक ही बीमारी है, क्या अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी एक ही बीमारियां हैं। CAD, IHD, CHF, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब एक अलग अलग बीमारियां हैं, जिसे मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जैसे कि हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने वाली नसें होती हैं या फिर ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही हार्ट के लिए भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, जिसमें अगर किसी प्रकार की ब्लॉकेज आ जाए या फिर प्लाक, वसा, चर्बी का जमा हो जाए, तो ऐसे बीमारी को हम CAD कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं। और इस ब्लॉकेज की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो समस्या मरीज फेस करता है या समस्या का सामना करता है, इस कंडीशन को हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ कहते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये CHF क्या है? हार्ट फेलियर को ऐसे समझते हैं कि हमारा हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट पंप करके पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई करता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की कम हो गई और ऑक्सीजन पूरे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, इसी को ही हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहेंगे या हार्ट फेलियर कहेंगे या फिर CHF कहेंगे, जो कि आपका इको में पता चलता है कि EF कम हो गया। यह जनरली हार्ट अटैक के बाद देखने को पेशेंट को मिलता है। हार्ट अटैक ही इसका एक कारण नहीं है, और भी ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मरीजों में देखने को मिलता है। लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि अगर किसी का हार्ट अटैक आया और पेशेंट सोचता है कि मैंने एंजियोप्लास्टी करा लिया, बाईपास करा लिया या कोई सा भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करा लिया, और वो सोचता है कि मुझे अभी भी कंप्लेन बने हुए हैं, तो वो हार्ट अटैक का ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आपके हार्ट का EF कम हो गया होगा, जिसकी वजह से आपको यह समस्या देखने को मिल रही होगी। तो हार्ट अटैक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सही समय पे सही इलाज नहीं करते हैं तो ये भयावह स्थिति निर्मित हो जाती है।
तो सर आपने हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी के बारे में कहा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी हमारी कितनी होनी चाहिए और हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है। जी हाँ, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, ये इसका मतलब अगर आपको पता लगाना है तो आपको इको कराना पड़ेगा, 2D इको कराना पड़ेगा। उसमें पता चलता है कि आपकी पंपिंग कैपेसिटी कितनी है। सामान्यतः देखा जाता है 60%, 50 से 60% इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। इस रेंज पे रहना चाहिए। अगर इससे कम है तो समझिए कि आपका हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। तो सर आज हम देख रहे हैं हमारे भारत में हर तीसरा से चौथा व्यक्ति क्या है, हृदय रोग से ग्रसित है। तो हम जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हार्ट के ऊपरी सतह से एक बड़ी सी पाइप जैसे नलिका निकली हुई होती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में एरोटा कहते हैं। इसी से ही ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में सप्लाई हुआ रहता है, उसके ब्रांचेस रहते हैं जिससे हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है और बॉडी में ब्लड और न्यूट्रिशन होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू को होती है। ऐसे ही रिक्वायरमेंट हमारे हार्ट के मसल्स को भी होती है, जिसकी सप्लाई के लिए एरोटा से ही आर्टरी निकली हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी की सहायता से ही, इसकी हेल्प से ही हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई होती है। अब समझिए, अगर इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज बन जाए ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड का कंजप्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सब की वजह से हमारे इस जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, इस पे धीरे धीरे करके ओवर द टाइम आपका ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाता है और ब्लॉकेज जिस दिन फट जाती है उसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इसी में हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई हार्ट के मसल्स को होते रहती है। जिस दिन हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी फूड की अधिक कंजप्शन की वजह से, ट्रांस फैट का अधिक खाने की वजह से, या फिर हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसे बहुत से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज बनना स्टार्ट होता है। और यह ब्लॉकेज जिस दिन फट जाता है और 100% कोरोनरी आर्टरी के रास्ते पे डिस्टर्बेंस उत्पन्न करने लगता है, इसी कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि जिस दिन आपकी ब्लॉकेज बन रही थी, सपोज की ब्लॉकेज आपकी 30% या 40% है और वो फट गई। फटने के बाद क्या हुआ, पहले आपको 40% का रास्ता रोक रहा था, अब वो फटने के बाद प्लेटलेट्स वहाँ पे आए और एग्रीगेट होने लगे और वहाँ पे उस रास्ते को, कोरोनरी आर्टरी के रास्ते को पूरी तरह से बाधित कर दिए और जो ब्लड की सप्लाई थी आगे हार्ट के मसल्स को, जहाँ से ब्लॉकेज है उसके आगे के मसल से हार्ट के मसल्स को ब्लड मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से इन्फ्रैक्शन क्रिएट होता है और हमारा जो सेल है, वहाँ का हार्ट का सेल है, वो नेक्रोसिस पे जाता है। इसे ही हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं, हार्ट अटैक भी कहते हैं। मायो मतलब मसल्स, कार्डियल मतलब हार्ट, इन्फ्रैक्शन मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की कमी होना। तो सर आपने बहुत ही सरल तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो सर मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि हार्ट अटैक क्या किसी स्पेसिफिक उम्र में होता है, 60 या 50 के बाद, कि किसी भी उम्र सीमा में यह हार्ट अटैक आ सकता है? जी हाँ, पहले ऐसे मानते थे कि यह जो बीमारी है, जो हार्ट डिसीज़ है, एक एज के बाद होने वाली बीमारी है, सपोज़ कि 50 वर्ष की उम्र के बाद होने वाली बीमारी है। बट ऐसा सिनेरियो अब रह नहीं गया है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी इससे पीड़ित है, वो भी इससे ग्रसित हैं। एक स्टडी के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे जो भारत में रहने वाले 50% लोग हैं, वो 50 वर्ष के पूर्व ही इससे ग्रसित हो जाते हैं। 40% से अधिक लोग 40 वर्ष के पहले ही हार्ट डिसीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। यह बीमारी आपके और हमारे इतने करीब है, फिर भी हमारी मानसिकता ऐसी है कि यह बीमारी जो है बुढ़ापे में आने वाली नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मानसिकता बदलिए। अब ऐसा नहीं रह गया है कि यह बीमारी बुढ़ापे में ही। आपका दिनचर्या सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका डाइट सही नहीं है, तो यह बीमारी आपको एक आयु के पहले भी आ सकती है, 40 साल, 30 साल, इनफैक्ट 25 साल के से 30 साल के बीच में भी आ सकती है। तो सर मैं और अब मेरे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि इस हार्ट अटैक के लक्षण कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर जनरली जो देखने मिलता है वो पेशेंट के चेस्ट में पेन होना,
वो स्पेशली लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होकर हमारे लेफ़्ट शोल्डर में, जॉ में रेडिएट करते हुए लेफ़्ट हैंड में जाता है। बट ये सभी में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। या हो सकता है कि आपका चेस्ट के सेंट्रली अराइज हो, या राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड हो, या राइट साइड भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और वह आपका जॉ पे, शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड पे रेडिएट करता है। चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, चेस्ट में हैवीनेस हो सकता है, कभी कभी वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, इनफैक्ट वॉमिटिंग भी होता है, डिजीनेस होता है, पैल्पिटेशन होता है जिसको जी मचलना, घबराना, धड़कन महसूस होना, ये हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में अनइजीनेस होना, यह सब जो है प्रमुख लक्षण देखने मिलता है। कभी कभी पेशेंट को बहुत पसीने का रिसाव भी होता है, एक नॉर्मल से ज़्यादा पसीने की रिसाव भी होती है, तो यह कहीं ना कहीं पे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है इसका इंडिकेशन देता है। अगर ऐसा कभी भी लक्षण दिखता है तो आप अपने नज़दीकी कार्डियोलॉजी से संपर्क जरूर करें। आसपास जो डॉक्टर हैं उनको यह समस्या, या फिर जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको यह समस्या जरूर बताएं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया मुझे कि आपके यहाँ बिना सर्जरी के उपचार होता है, तो आप मुझे जानकारी देंगे कि आपके यहाँ हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट का इलाज किस तरीके से होता है? माधव बाग में हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ कि पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। हम जितनी भी उनकी जो जानकारी रहती है वो लेते हैं, लाइक उनको यह तकलीफ़ कब से है, तकलीफ़ किस टाइप का है, इनकी सिवियरिटी कैसी है, आपको डिसीज़ डायग्नोस हुआ तो कब हुआ, और कितने दिनों से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुए हैं। यह सब जो कंसल्टेशन के बाद हम एक डिसाइड करते हैं कि फर्दर इनको इन्वेस्टिगेशन की नीड है या नहीं। यदि हमको लगता है कि इनको और किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या जांचों की ज़रूरत है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं जांच के लिए, और जांच में जैसे हमको रिपोर्ट मिलता है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमारा केयर प्लान डिसाइड करते हैं पेशेंट के लिए। केयर प्लान में हम बेसिकली देखें तो पंचकर्मा होते हैं, अलग अलग प्रकार के पंचकर्मा होते हैं, अलग अलग डिसीज़ में अलग अलग प्रकार के पंचकर्मा दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ तो डायबिटीज़ में स्नेहन, स्वेदन, बस्ती दिया जाता है। हार्ट के प्रॉब्लम के लिए बोलूँ तो स्नेहन, स्वेदन, बस्ती और हृदय धारा ऐड हो जाती है। अगर किसी को जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम लोग जानू बस्ती, कटी बस्ती ये सब लेते हैं। किसी को खाली डिटॉक्स करना है तो स्नेहन, स्वेदन करते हैं। ये ऐसे अलग अलग हम पंचकर्म का प्लान करते हैं। इसके साथ ये तो हुआ पंचकर्म हमारा केयर प्लान का पहला स्तंभ हुआ। इसके बाद जो दूसरा हमारा जो पिलर रहता है वो रहता है डाइट बॉक्स। हम पेशेंट को डाइट चार्ट तो देते हैं, साथ ही साथ डाइट बॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं जो पेशेंट घर में जाएगा और उसे लेगा। डाइट बॉक्स इतना, हमारा डाइट बॉक्स और उनके डाइट में क्या डिफरेंस होता है, तो हमारे डाइट बॉक्स में जितनी पेशेंट को आवश्यकता होती है, जितनी कैलोरी की, उतनी कैलोरी की ही हम डाइट बॉक्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्रतिदिन का सुबह से लेकर रात तक, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का ब्रेकफास्ट, रात का डिनर, ये सब के लिए एक पैकेट बना हुआ होता है। जितने अमाउंट में हम पेशेंट को देते हैं उतना ही पेशेंट को लेना रहता है। इसके बाद जो आता है हमारा प्रॉपर मॉनिटरिंग कहने का मतलब, अगर हम एक बार पेशेंट को डाइट बॉक्स दे दिए, थेरेपी देना स्टार्ट कर दिए, तो वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है कि नहीं डाइट बॉक्स को, ये चीज़ हमारा प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है। इसकी जो चौथी पिलर होती है हमारी ट्रीटमेंट की वो होती है योगा और मेडिटेशन। हम साथ ही साथ किसी को बहुत स्ट्रेस की वजह से ये तकलीफ़ हुई है तो हम उसके लिए मेडिटेशन का भी, किसी को योगा का ज़रूरत होता है तो उसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन योगा का क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं। और हमारी बीच बीच में इन्वेस्टिगेशन होते रहते हैं कि पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, कितनी परसेंटेज उस पेशेंट को हमारे ट्रीटमेंट का लाभ मिल रहा है। तो यही हमारा केयर प्लान है और इससे ही हम फॉलो करके पेशेंट को उसकी बीमारी से निजात दिलाते हैं या फिर उसको उस बीमारी से बाहर निकाल कर लाते हैं। और ऐसे हमारे माधव बाग में देखा जाए तो ऐसे लाखों पेशेंट्स हैं जो हार्ट डिसीज से रिवर्स कर चुके हैं, डायबिटीज़ से रिवर्स हो चुके हैं। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम बनी हुई है या जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास करा लिए हैं उसके बावजूद उसको समस्या बनी हुई है, या फिर ऐसे मरीज जिन्हें हार्ट फेलियर का कंप्लेन मिला हुआ हो या डायग्नोस हुआ हो, जिनकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई हो या जिसकी हार्ट में ब्लॉकेज बनी हुई हो, ऐसे पेशेंट्स का हम बिना सर्जरी का इलाज करते हैं। और साथ ही साथ जिनको डायबिटीज़ की समस्या बनी हुई हो, टाइप 2 डायबिटीज़ का मेडिसिन चल रहा है और जो अपनी मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारे माधव बाग की चिकित्सा पद्धति से लाभ लेकर अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं और पहले की तरह स्वस्थ होकर अपने जीवन का लाभ ले सकते हैं।
धन्यवाद सर, आज आपका बहुत मूल्य समय देने के लिए। आज आपने हमें बहुत सुंदर जानकारी दी हृदय रोग, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक के बारे में, और हमारे दर्शकों और मेरी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी थैंक यू, आपने भी अपना टाइम दिया, और आपके स्टूडियो का भी थैंक यू जिन्होंने मुझे इस एपिसोड के लिए इनवाइट किया। तो आपके व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो माधवबाग आयुर्वेदिक क्लिनिक है वह बोरसी चौक दुर्ग में है। ऐसे पेशेंट्स जो हृदय रोग से ग्रसित हो, जिसे हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या मिली हुई हो, या हार्ट फेलियर हो, जिसकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई हो, और वो बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट यदि चाहता है तो हमारे क्लिनिक में संपर्क कर सकता है। और ऐसे पेशेंट जो अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की दवाइयों को बंद करना चाहते हैं और फिर से स्वस्थ लाइफ जीना चाहते हैं बिना दवाइयों के, तो ये पेशेंट हमारे क्लिनिक में आके विजिट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट लेके अपने जीवन शैली को सुधार कर अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं।